हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी रिवीजन टेस्ट पेपर आरटीपी मई 24 कॉरपोरेट एंड अदर लॉ की डिस्कशन। तो इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं बट इतनी कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है। सीधे आ जाते हैं हम पेज नंबर 3 पार्ट 2 क्वेश्चंस एंड आंसर। तो हमारा केस सिनारियो है 1। तो हमारा केस सिनारियो 1 है। अब इसमें इन्होंने 10 एमसीक्यू दिए हुए हैं। तो एमसीक्यू जो होंगे वो केस स्टडी बेस्ड होगी। आपको केस दे दिया जाएगा पेपर में और उसके ऊपर 5 या 4 एमसीक्यू पूछेंगे, जैसे केस में भी पूछा गया है। 5 पूछा गया है, एक केस के ऊपर 5 एमसीक्यू है। तो हम केस डिस्कस करते हैं। पहले केस को रीड आउट कर लेते हैं और समझते हैं ये क्या लिखा है। Golden Limited is a listed company which is incorporated in 2013, having its registered office at Delhi and corporate office in Noida. Golden Limited एक लिस्टेड कंपनी है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में ये कंपनी रजिस्टर्ड है और वो 2013 में बनी है। उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में। और कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ है? नोएडा में। नाउ इट इज़ रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज शेयर कैपिटल 20 करोड़। उसका जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 20 करोड़ का है और जिसके 2 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं। अगर एक इक्विटी शेयर्स 10 रुपये का है तो 2 करोड़ अगर हैं तो हम 2 करोड़ को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 करोड़ का ऑथराइज शेयर कैपिटल आ जाएगा। नाउ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 10 करोड़। अब जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 10 करोड़ की है, जिसका मतलब 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं। 1 करोड़ एक शेयर्स जो है वो 10 रुपये का है, तो 10 करोड़ की पेड अप कैपिटल है। ऑथराइज शेयर कैपिटल होती है कि कंपनी इतना शेयर कैपिटल इशू कर सकती है, और पेड अप शेयर कैपिटल होती है कितना उन्होंने शेयर इशू किया है एज ऑफ डेट या एज ऑफ नाउ। तो आज तक कंपनी ने 1 करोड़ इक्विटी शेयर इशू कर दिए हैं। एक शेयर 10 रुपये का है तो 10 करोड़ रुपए की पेड अप कैपिटल आ गई। नाउ द कंपनी इज इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड, ईटीसी। जो कंपनी है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करती है, कंस्ट्रक्शन करती है बिल्डिंग की, रोड्स की और ईटीसी, मतलब बिल्डिंग, रोड और चीज़ें बनाती है। ऑन 8 जनवरी 2022, 8 जनवरी 2022, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होली ओन्ड सब्सिडरी। कंपनी ने एक सब्सिडरी होली ओन्ड बनाई, मतलब एक उन्होंने एक छोटी कंपनी बनाई और उसकी सारी के सारे जो शेयर्स हैं अपने पास रख लिए, तो उसको हम बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। डी लिमिटेड, उन्होंने एक डी लिमिटेड बना ली जो कि उसकी सब्सिडरी है। विच इज इन्वॉल्व इन सप्लाइंग ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइक स्टील, आयरन, सीमेंट, ब्रिक्स, इटीसी। जो कि स्टील सप्लाई करती है, आयरन सप्लाई करती है, सीमेंट सप्लाई करती है, ईंटें सप्लाई करती है बनाने के लिए, जो कंस्ट्रक्शन का काम है। डी लिमिटेड इलेक्ट्स टू चूज टू प्रिपेयर इट्स फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो डी लिमिटेड है उसको अपना पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, जो कि उसने सेलेक्ट किया कि 8 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक का बनाएगी, क्योंकि 8 जनवरी को तो इनकॉर्पोरेट हुई और 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है। ये सब कहानी है। नाउ ऑन 2 जनवरी 2022, अब 2 जनवरी 2022 को गोल्डन लिमिटेड ने न्यू होली, अब उसने एक नई सब्सिडरी बना ली, ई लिमिटेड, फॉर प्रोवाइडिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, कि वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करेंगे अपने कस्टमर्स को और पेरेंट कंपनी को। दूसरी सब्सिडरी कंपनी का काम है वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की सर्विस देंगे। ऑन 5 जनवरी 2022, 5 जनवरी 2022 को गोल्डन लिमिटेड थ्रू इट्स सब्सिडरी ई लिमिटेड एक्वायर्ड 100% पार्टनरशिप इंटरेस्ट इन XYZ एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म। अब 5 जनवरी को ई लिमिटेड ने एक दूसरे पार्टनरशिप फर्म में 100% का पार्टनरशिप एक्वायर कर लिया, इंटरेस्ट ले लिया XYZ कंपनी में, पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, अब एक और कहानी घूम गई है कि भाई उसने एक सब्सिडरी बनाई ई लिमिटेड और उस ई लिमिटेड ने किसी पार्टनरशिप में जाके 100% पार्टनरशिप ले लिया। अब ई लिमिटेड इलेक्ट्स टू चूज टू प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल। अब ई लिमिटेड भी अपना पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। अब इन्होंने जो सेलेक्ट किया वो 2 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2023 तक का कर लिया पहला फाइनेंशियल ईयर। इन्होंने 31 मार्च 2022 वाला सेलेक्ट नहीं किया, उन्होंने 2 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2023 का कर लिया। और उसने पहली एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट की है 16 अगस्त 2023 को। अब 1 जुलाई 2022 को जो पहले उसने सब्सिडरी बनाई थी डी लिमिटेड, उसने क्या किया, उसने एक नई सब्सिडरी बना ली एफ लिमिटेड। कहानी फिर घूम गई कि एक उसने पहले सब्सिडरी बनाई थी डी लिमिटेड, फिर उसने अब एक और नई सब्सिडरी एफ लिमिटेड बना ली है। नाउ गोल्डन लिमिटेड प्रिपेयर्ड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर
21-22 and presented before the board of directors of the company on 25th of August 2022 for their approval। अब गोल्डन प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी एक बैलेंस शीट बना ली, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिया 21-22 का, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दिया कि भैया अप्रूव करो, और शेयर होल्डर के सामने एनुअल जनरल मीटिंग 2 सितंबर 2022 को रख के उसको बता दिया इसको एडॉप्ट करो। नाउ गोल्डन लिमिटेड प्रिपेयर्ड इट्स स्टैंडर्ड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 22-23। गोल्डन लिमिटेड ने प्रिपेयर किया स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 22-23 का एंड प्रेजेंटेड, उसने भी फिर गोल्डन लिमिटेड ने 22-23 का भी बनाया और ऐसे ही करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फिर से दिया अप्रूवल के लिए, और एनुअल जनरल मीटिंग जो 26 सितंबर 2023 को हुआ उसमें उसने एडॉप्ट करने के लिए शेयर होल्डर को दे दिया। अब ये सारी कहानी के बेसिस पे बताना है आपको, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड बाय अप्लाइंग एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड द एप्लीकेबल रूल्स चूज द करेक्ट आंसर। अब आपको करेक्ट आंसर बताना है इन MCQ का। पहला है व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर कंडक्टिंग एनुअल जनरल मीटिंग AGM फॉर E लिमिटेड। अब बताइए E लिमिटेड कब बनी थी, तो आपके फर्स्ट पेज के थर्ड पैराग्राफ में लिखा ऑन 2 जनवरी 2022 गोल्डन लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड E लिमिटेड बनी है 2 जनवरी 2022 को, ठीक है। और उसने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब का सेलेक्ट किया है, 2 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2023 को। सेकंड पेज पे जो पहली वाली लाइन है जिसमें कि उन्होंने बताया है कि हम का जो पहला फाइनेंशियल है 2 जनवरी 2022 से 31 मार्च को है, तो ये जो सवाल है वो इस लाइन पे है। और उसने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग कब कंडक्ट की है, 16 अगस्त 2023, ठीक है। तो इसके पास लास्ट डेट क्या थी AGM कंडक्ट करने की, तो जिस केस में कंपनी पहली बार बनती है तो जो फाइनेंशियल ईयर वो सेलेक्ट करते हैं और एंड होने के 9 महीने तक का टाइम मिलता है, तो इसमें जो लास्ट डेट थी वो है 31 दिसंबर 2023। तो 31 मार्च 2023 को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, वहाँ पे 9 महीने ऐड कर दो तो आएगा 31 दिसंबर 2023, मतलब 31 दिसंबर 2023 तक ये लोग AGM कर सकते थे, और इसने किया कब है, 16 अगस्त 2023 को कर लिया। चलते हैं आगे। व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर कंडक्टिंग AGM फॉर गोल्डन लिमिटेड। अब गोल्डन लिमिटेड के लिए क्या टाइम है, गोल्डन लिमिटेड वही कंपनी है जो इतनी सारी सब्सिडरी बना रही है, और गोल्डन लिमिटेड तो पहले से ही कंपनी बनी बनाई है। अगर हम उसका देखें क्वेश्चन की शुरुआत में ही लिखा हुआ है 2013 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो अब पूछ रहे हैं वो 31 मार्च 2023 के लिए AGM गोल्डन लिमिटेड को कब तक कर लेनी है, एनुअल जनरल मीटिंग कब तक कर लेनी। अब देखो कोई कंपनी अगर पुरानी होती है ना तो उस केस में फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 महीने का मतलब 30 सितंबर, पहली बार कोई कंपनी अगर फाइनेंशियल ईयर एंड कर रही है तो उसके लिए 9 महीने। लेकिन अगर कोई कंपनी पहले से बनी हुई है और वो अपना अगर फाइनेंशियल ईयर एंड कर रही है या उस फाइनेंशियल ईयर उसका एंड हुआ उसके बाद अगर AGM की बात करें तो 6 महीने का टाइम है, तो 31 मार्च में 6 महीने जोड़ दो 30 सितंबर 2023, तो सेकंड का आंसर है 30 सितंबर 2023 A। ऑप्शन इज A इज करेक्ट। अब चलते हैं थर्ड। द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट in addition to stand-alone financial statement, the company shall also prepare consolidated financial statement which also be presented at AGM। कंपनीज एक्ट ये कहती है कि स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भैया अपनी अकेले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो तुम बनाओ ही, लेकिन आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाओ जो कि AGM में शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। Accordingly, the consolidated financial statement of Golden Limited for the financial year ended 31st March 2022। तो अब बताइए जो 31 मार्च 2022 को जो कंपनी अपना फाइनेंशियल ईयर एंड कर रही है गोल्डन लिमिटेड जो कि 2013 में बनी थी, अब उसकी सब्सिडरीज बन गई, डी लिमिटेड भी बन गई, ई लिमिटेड भी बन गई, फिर ई लिमिटेड की पार्टनरशिप में भी शेयरिंग हो गई। तो बताइए ये जो अपना कंसोलिडेटेड बनाएंगे तो वो किस किस का बनाएंगे 31 मार्च 2022 में, गोल्डन लिमिटेड अपनी और फिर एक डी लिमिटेड की बनाएगी, या फिर गोल्डन लिमिटेड अपनी फिर डी लिमिटेड की भी और ई लिमिटेड को भी कंसोलिडेट कर देगी, या गोल्डन लिमिटेड अपनी फिर डी लिमिटेड फिर ई लिमिटेड और XYZ में भी उसकी शेयरिंग है तो उसका भी ऐड करके बना देगी।
या फिर गोल्डन लिमिटेड अपनी, फिर डी लिमिटेड, ई लिमिटेड, फिर एफ लिमिटेड जो उसने मतलब ई लिमिटेड ने भी एक एफ लिमिटेड सब्सिडरी बना ली थी, या फिर एक्स वाई जेड लिमिटेड, सबकी अभी किस किस की बनेगी अगर वो कंसोलिडेट की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर है सी, गोल्डन लिमिटेड अपनी, डी लिमिटेड, ई लिमिटेड एंड एक्स वाई जेड कंपनी पार्टनरशिप फर्म को कंसोलिडेट करेगी। तो इसका आंसर क्या है, थर्ड का सी। याद रखना अगर ये क्वेश्चन अगर आया पेपर में तो ये एज इट इज आ जाएगा, सेम टू सेम। अगर इंस्टीट्यूट कुछ भी कर सकती है, आरटीपी से भी पूछ सकती है, मॉक टेस्ट पेपर से भी पूछ सकती है, पूछेगी तो लॉ सब्जेक्ट में उनके पास बदलने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है, पूछेंगे तो पूरा एक साथ पूछ लेंगे। तो इसीलिए ध्यान से अगर टाइम दे ही रहे हो और देख ही रहे हो तो भाई एक बार ध्यान से देख लो, क्योंकि जब मैं इंटर में था तो मैं जनरली इन सब चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देता था, बट वो इंस्टीट्यूट की स्टडी मैट और ये पे लेकिन इस पे ध्यान देता था। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूट अपने अदर मेटेरियल भी इशू करती है उससे भी वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो इसीलिए अगर थोड़े से कम टाइम में अगर एक दो क्वेश्चन भी अगर आ जाता है और 8-10 नंबर मिल जाते हैं तो क्या नुकसान है। तो क्वेश्चन नंबर 4, The Companies Act 2013 provides that in addition to standalone financial statement, the company shall also prepare consolidated financial statement, which also be presented before AGM। अब वही क्वेश्चन जो उन्होंने 31 मार्च 2022 का पूछा था कि 2022 में किस किस की कंपनी को की बैलेंस शीट को कंसोलिडेट करना है, तो उसमें था डी, ई और एक्स वाई जेड कंपनी। अब ये पूछ रहे 31 मार्च 2023 जब होगी तो वो किस किस को ऐड करेंगे कंसोलिडेट बनाते टाइम, गोल्डन लिमिटेड अपनी और डी लिमिटेड, पहला ऑप्शन। सेकंड, गोल्डन लिमिटेड, डी लिमिटेड और ई लिमिटेड। नाउ थर्ड, गोल्डन लिमिटेड, डी लिमिटेड, ई लिमिटेड, एक्स जेड लिमिटेड, और डी, गोल्डन लिमिटेड, डी लिमिटेड, ई लिमिटेड, एफ लिमिटेड एंड एक्स वाई जेड लिमिटेड। तो फोर्थ का है डी, 31 मार्च 2023 में सभी मतलब ई की भी जो सब्सिडरी बन गई थी ना उसको भी, तो थर्ड 23 तक में जो 31 मार्च 2023 में जो कंपनी कंसोलिडेट करेगी तो अपनी भी करेगी, डी लिमिटेड की भी, ई लिमिटेड की भी, एफ लिमिटेड की भी और एक्स वाई जेड कंपनी पार्टनरशिप फर्म की भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज सेलेक्ट विच इज द करेक्ट ऑप्शन, विच इज द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट। मतलब आपको बताना है कि ये जो नीचे 4 स्टेटमेंट दी उसमें सबसे ज़्यादा सही स्टेटमेंट क्या है। Golden Limited had given the notice for AGM in Mumbai on 26th of September। Golden Limited ने AGM का नोटिस दिया 26 सितंबर 2023 को 11 बजे का। Golden Limited ने नोटिस दिया फॉर होल्डिंग AGM इन दिल्ली ऑन मंडे, मुंबई और ये दिल्ली है, बस बाद बाकी सब सेम है कि दिल्ली में करना चाहते हैं। नाउ Golden Limited had given the notice for holding AGM in नोएडा, नोएडा में होल्ड करना चाहते हैं 27 सितंबर को 11 बजे। ना गोल्डन लिमिटेड हैड गिवन द नोटिस फॉर होल्डिंग AGM इन दिल्ली, दिल्ली में AGM करना चाहते हैं ऑन 26 सितंबर को 8:30 बजे। अब देखें इसने AGM 2023 का कब कर रहे हैं ये लोग, अच्छा 26 सितंबर 2023 को वो लोग नोटिस कर रहे हैं, मतलब मीटिंग हो हेल्ड कर रहे हैं, और वो कहाँ कर रहे हैं, एक सेकंड। गोल्डन लिमिटेड कहाँ की रजिस्टर्ड है कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड एंड दिल्ली में उनका रजिस्टर्ड ऑफिस है और नोएडा। तो कहाँ के लिए वो देना चाहते हैं, तो फिफ्थ का है बी, Golden Limited had given the notice for holding AGM in Delhi Monday रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए 26 सितंबर at 11 AM। तो दिल्ली और नोएडा, क्योंकि नोएडा में उनका कॉरपोरेट ऑफिस था, तो इन्होंने बेस्ट ऑप्शन माना है कि भाई लोग रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही जो नोटिस इशू करते हैं AGM के लिए। तो आपको 26 सितंबर 2023 को मीटिंग हो रही है 11 बजे की टाइमिंग, और दिल्ली वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा क्योंकि दिल्ली में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। तो 5वें का आंसर है बी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहला केस स्टडी डिस्कस कर लिया जिसमें 5 MCQ दिए हुए थे। आगे बढ़ते हैं केस सिनारियो 2 की तरफ, ये भी MCQ है।
OMX Software Private Limited is a private company and having its registered office in Bangalore and is a wholly owned subsidiary of OMX Software Inc. situated in USA. एक OMX सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस बैंगलोर में है और वो कंपनी OMX सॉफ्टवेयर INC की सब्सिडरी है। मतलब इसकी जो ओनर है वो OMX सॉफ्टवेयर INC, पेरेंट कंपनी OMX सॉफ्टवेयर INC है जो कि USA में है। ठीक है, पहले समझो कि वो क्या क्या कहानी सुनाना चाहते हैं, क्या क्या बताना चाहते हैं, वही क्वेश्चन उसी के आधार पे पूछेंगे। नाउ मिस्टर रजत कपूर, मिस्टर शुभम एंड मिस्टर पीटर आर डायरेक्टर्स ऑफ OMX सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। OMX सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड में 3 डायरेक्टर, रजत कपूर, शुभम एंड मिस्टर पीटर। मिस्टर रजत एंड मिस्टर शुभम आर इंडियन रेजिडेंट। मिस्टर रजत और मिस्टर शुभम जो है वो इंडियन रेजिडेंट हैं। वाइल मिस्टर पीटर इज अ नॉन रेजिडेंट, लेकिन मिस्टर पीटर जो है वो नॉन रेजिडेंट और वो USA में रहते हैं। मिस्टर पीटर जो है वो डायरेक्टर हैं पेरेंट कंपनी में भी, OMX सॉफ्टवेयर INC में भी। ठीक है, मिस्टर रजत लेफ्ट इंडिया ऑन 2 नवंबर 2021। मिस्टर रजत ने इंडिया छोड़ दिया है 2 नवंबर 2021 को फॉर द पर्पस ऑफ लुकिंग आफ्टर द बिजनेस ऑफ OMX सॉफ्टवेयर INC, कि भाई OMX सॉफ्टवेयर INC का काम देखना है उनको, इसलिए वो इंडिया छोड़ के चले गए। मिस्टर रजत केम टू बैक टू इंडिया ऑन 12 फरवरी 2022। वो 12 फरवरी 2022 को इंडिया में वापस आए अपनी फैमिली से मिलने के लिए और 26 फरवरी 2022 को दोबारा से USA चले गए, दोबारा से OMX सॉफ्टवेयर INC के बिजनेस को देखने के लिए। मिस्टर रजत फिर विजिट करते हैं 25 अगस्त 2022 को और इंडिया में फिर उसके बाद पूरे साल के लिए रहते हैं। OMX सॉफ्टवेयर लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड हैड अवेल्ड अ कंसल्टेंसी सर्विस फ्रॉम अ कंपनी सिचुएटेड इन USA। अब जो OMX सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड है उसने कंसल्टेंसी सर्विस ली है एक कंपनी से जो कि USA में सिचुएटेड है, फॉर डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर फॉर द पर्पस ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज टू इट्स कस्टमर सिचुएटेड इन इंडिया। भाई एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया है, उसके रिलेटेड सर्विस लिया है USA की कंपनी से। मिस्टर रजत हैड परचेज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। मिस्टर रजत ने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज की है USA में 27 अप्रैल 2022 को। 27 अप्रैल 2022 को मिस्टर रजत ने प्रॉपर्टी परचेज की है विच वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर बाई हिम फॉर हिज रेजिडेंशियल यूज, जो कि उसके खुद के रहने के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है। अभी तक हमें सवाल नहीं पता उसने क्या पूछा, लेकिन ये कहानी हमें पता चल गई है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसकी पेरेंट कंपनी USA में है, उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 3 डायरेक्टर हैं, 2 डायरेक्टर इंडिया के रेजिडेंट हैं, एक डायरेक्टर नॉन रेजिडेंट है जो कि USA में रहता है। उसमें से एक डायरेक्टर ऐसा है जो 2021 में बिजनेस वो USA के बिजनेस को देखने के लिए इंडिया छोड़ के चला गया था, लेकिन वो बीच में बार बार आता भी रहा, कभी अपनी फैमिली से मिलने तो कभी इंडिया में आया तो इंडिया में रह ही गया, और फिर उसी कंपनी ने बाहर के किसी USA कंपनी से कंसल्टेंसी सर्विस भी ले ली। बस ये कहानी है। नाउ 6, अब इसमें पहला MCQ है, कंसीडरिंग द प्रोविजंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के हिसाब से बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द मिस्टर रजत कपूर। मिस्टर रजत कपूर का स्टेटस क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है वो बताना है। पहला ए ऑप्शन, मिस्टर रजत कपूर टू बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट इन इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 एंड फाइनेंशियल ईयर 23-24 सिंस ही स्टेज इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज। बताइए 22, 23 और 23-24 में मिस्टर रजत कपूर को रेजिडेंट मान लिया जाएगा क्योंकि वो 22-23 में भी और 23-24 में भी वो 182 दिन से ज़्यादा रहे इंडिया में। नाउ सेकेंड, मिस्टर रजत कपूर टू बी ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट फॉर 22-23 के लिए वो नॉन रेजिडेंट माने जाएंगे सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर INC, एंड रेजिडेंट माने जाएंगे 23-24 में क्योंकि 23-24 में वो इंडिया आ गए थे वापस और 22-23 में तो वो छोड़ के चले गए थे। तो वो कह रहे हैं दूसरा ऑप्शन कि 22-23 में नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे क्योंकि उस साल में तो 182 डेज से कम ही रहे थे। कब गए थे वो छोड़ के? 2 नवंबर 2021 को। तो हम देखें अप्रैल से लेके सितंबर तक 180 दिन हो जाते हैं, तो देखें तो यहाँ भी 182 दिन से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, और फिर थर्ड है मिस्टर रजत कपूर नॉन रेजिडेंट माने जाएंगे दोनों सालों के लिए। मिस्टर रजत कपूर
लास्ट ऑप्शन मिस्टर रजत कपूर रेजिडेंट माने जाएंगे 22-23 के लिए क्योंकि वो उसमें 182 दिन से ज़्यादा रहे हैं, एंड नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे 23-24 के लिए। तो इसका आंसर है सिक्स का बी। इसका आंसर है 6 का बी, मिस्टर रजत कपूर टू बी ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग बिजनेस ऑफ आईएनसी। क्योंकि उस टाइम पता नहीं था कि कितने टाइम के लिए, उसमें ये था ना कि डिटरमाइंड नहीं था, सर्टेनिटी नहीं थी, इसीलिए 22-23 में जब वो छोड़ के चले गए तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे, और जब वो वापस आ गए 23-24 में तो उस टाइम वो कहलाएंगे रेजिडेंट। तो छठे का आंसर है बी। सातवां, कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हाउ मच अमाउंट कैन कंपनी रेमिट आउटसाइड इंडिया, कि भाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से कंपनी कितना इंडिया के बाहर पेमेंट कर सकती है। तो पहला है कि यूएस की कंपनी को कंसल्टेंसी के लिए पैसा देना है, आरबीआई से अप्रूवल चाहिए, 10 लाख पर प्रोजेक्ट से कंपनी पेमेंट कर सकती है। दूसरा है 1 लाख पेमेंट कर सकती है, आरबीआई से अप्रूवल चाहिए, बिना आरबीआई के अप्रूवल, विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई 1 लाख कर सकती है। तीसरा है विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई, आरबीआई के बिना अप्रूवल के 2 लाख कर सकती है। नाउ लास्ट है आरबीआई के बिना अप्रूवल के 2 मिलियन मतलब 20 लाख तक कर सकती है। तो सेवेंथ का है ए 1 मिलियन मतलब 10 लाख। परमिसिबल अमाउंट है यूएस कंपनी को वो बिना आरबीआई के अप्रूवल के 10 लाख तक भेज सकते हैं, 10 लाख तक की पेमेंट कर सकते हैं। तो सेवेंथ का आंसर है ए। नाउ एट्थ, considering the provisions of the Foreign Exchange Management Act 1999 in respect of the purchase of residential property by Mr. Rajat in USA, which of the following statement is correct? अब मिस्टर रजत ने यूएसए में एक प्रॉपर्टी खरीदी है खुद के रहने के लिए, तो बताइए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ना पहला ए, परचेज ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय मिस्टर रजत इज अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। जो मिस्टर रजत ने जो वहां पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद ली है वो एक करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। नाउ बी, मिस्टर रजत को अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी इंडिया में वापस आते टाइम क्योंकि वो इंडिया परमानेंटली आ रहे हैं रहने के लिए। नाउ सी, परचेज ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय मिस्टर रजत इज नीदर अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नॉर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। भाई या तो ना ही तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है ना ही वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। नाउ डी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो खरीदी है मिस्टर रजत ने वो एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। तो आंसर इज 8 का सी, जो परचेज हुआ है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का मिस्टर रजत के द्वारा नाइदर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, ना ही वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है नॉर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो 8th का आंसर है सी। अब चलते हैं 9th की तरफ। भावेश, यश एंड चिराग इनकॉर्पोरेटेड अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। भवेश, यश और चिराग ने एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी बना ली है, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस किया है फॉर डूइंग द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ टिम्बर, कि वो टिम्बर का बिजनेस करना चाहते हैं अंडर द नेम सॉलिड लक्कड़ एलएलपी। सॉलिड लक्कड़ एलएलपी के अंदर वो टिम्बर का काम करना चाहते हैं, लकड़ी का काम करना चाहते हैं। चिराग हैज शिफ्टेड हिज रेजिडेंस फ्रॉम 12 ब्लॉक सी कमला नगर आगरा टू 808 सेक्टर 1 बोदला आगरा ऑन 16th of November 2023। चिराग ने अपना रेजिडेंस शिफ्ट कर लिया है, कमला नगर से बौदला चले गए, आगरा चले गए, जो भी है, 16 नवंबर 2023 को। चिराग इन्फॉर्म द फर्म अबाउट चेंज हिज एड्रेस। चिराग ने अपने एड्रेस का चेंज, एड्रेस में जो चेंज हुआ है वो उन्होंने बता भी दिया फर्म को 20 नवंबर 2023 को। सेंडिंग अ रिटर्न नोटिस, रिटर्न नोटिस में बता दिया। नाउ बाय विच डेट सॉलिड लक्कड़ एलएलपी इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ नोटिस विद द रजिस्ट्रार। अब सॉलिड लक्कड़ एलएलपी को कब तक आरओसी को, रजिस्ट्रार को बता देना है अपने पार्टनर के एड्रेस चेंज के बारे में। तो 16 नवंबर को एड्रेस चेंज कर लिया है। तो इसका आंसर है सी 16 दिसंबर, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर उसके एड्रेस चेंज के बारे में सॉलिड लक्कड़ एलएलपी नोटिस बता देगी, नोटिस देकर बता देगी रजिस्ट्रार को। तो 16 नवंबर उसने एड्रेस चेंज किया है, आंसर इज सी 16th of December 2023, 30 दिन के अंदर अंदर। अब चलते हैं लास्ट एमसीक्यू की तरफ। नाउ ड्रग सॉफ्टवेयर कंपनी आईएनसी, a company incorporated in Australia, proposed to establish a place of business in Mumbai.
ड्रग सॉफ्टवेयर कंपनी आईएनसी एक कंपनी ऑस्ट्रेलिया में इनकॉर्पोरेट हुई है और प्रपोजल दे रही है, इसका जो प्रपोजल है कि वो बिजनेस करना चाहते हैं मुंबई में। द लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स इंक्लूड, जो डायरेक्टर्स की जो लिस्ट है उसमें मिस्टर अरुण एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मिस्टर रणवीर डायरेक्टर हैं, मिस्टर रमेश मलिक डायरेक्टर हैं, मिस्टर नवाज डायरेक्टर हैं। मिस लवीना हैज बिन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ ड्रग सॉफ्टवेयर कंपनी आईएनसी। मिस लवीना है वो सेक्रेटरी अपॉइंट हुई है सॉफ्टवेयर कंपनी आईएनसी में। इट इज टू बी नोटेड दैट मिस्टर रमेश मलिक एंड मिस्टर नवाज, मिस्टर रमेश मलिक और मिस्टर नवाज जो है वो इंडिया के रेजिडेंट हैं। आर द पर्सन हु हैव बीन ऑथराइज्ड बाय ड्रग सॉफ्टवेयर आईएनसी टू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी सर्विस, कि भाई उन्होंने बताया कि हम कंपनी के बिहाफ पे जो भी प्रोसेस है, नोटिस है, डॉक्यूमेंट है, वो ये दोनों रिसीव करेंगे क्योंकि वो इंडिया के रेजिडेंट हैं। ड्रग सॉफ्टवेयर कंपनी आईएनसी इन रिलेशन टू द कंपनी एस्टेब्लिशमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू एनलाइटन। अब बताइए ड्रग कंपनी आईएनसी को इन रिस्पेक्ट टू होज अ डिक्लेरेशन विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिटेड, कि किस किस का डिक्लेरेशन सबमिट होगा रजिस्ट्रार को, क्योंकि जो ड्रग सॉफ्टवेयर कंपनी आईएनसी के बारे में रजिस्ट्रार को जानकारी देनी पड़ेगी। और बताइए किस किस के बारे में डिक्लेरेशन सबमिट होगा। तो ये आपके बुक का क्वेश्चन है। ये मैंने जब वीडियोस एक्सप्लेन की हैं अलग अलग चैप्टर्स की, उसमें ये सेम एग्जांपल है। तो मिस्टर अरुण का डिक्लेरेशन जाएगा, मिस्टर रणवीर का जाएगा, मिस्टर रमेश मलिक का जाएगा, मिस्टर नवाज का जाएगा, मिस लवीना का जाएगा, सबका जाएगा। बी ऑप्शन है अरुण, रमेश, नवाज और लवीना। सी है रमेश मलिक और मिस्टर नवाज, क्योंकि वो यहीं पे इनको ऑथोराइज बनाया है यहाँ की चीज़ों को रखने के लिए। डी अरुण, रणवीर, रमेश मलिक और नवाज। तो 10 का है डी अरुण, रणवीर, रमेश मलिक और मिस्टर नवाज जो डायरेक्टर्स हैं। चारों के चारों डायरेक्टर्स की डिक्लेरेशन जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसके सारे एमसीक्यू कवर कर लिए रिवीजन टेस्ट पेपर के। अब हम आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे इसके जो डिस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस हैं रिटर्न वाले, जिनको लिखना पड़ेगा, जिनका जवाब, तो वो डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि आपको ये सारे एमसीक्यू समझ में आए होंगे। मैंने कोशिश की है एमसीक्यू डिस्कस करने की, एक्सप्लेन करने की। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट सेक्शन में बता दो कि भाई समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।